गैसियस स्टेट में ही बच्चों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ईडियोमेट्री। ठीक है। और देखो ईडियोमेट्री में होता क्या है, हम किसी ऐसे रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं जिसमें गैसेज हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैस मौजूद हो, और उन गैसेस का वॉल्यूम मेज़र करते हैं जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, चाहे रिएक्शन के शुरुआत में चाहे रिएक्शन के बाद में। और वो सवाल में तुमको वॉल्यूम का डेटा दिया रहता है और उस डेटा के सहारे जो भी पूछता है उसको हम निकाल कर लाते हैं। जनरली कंपाउंड का फार्मूला निकाला जाता है, अननोन कंपाउंड का फार्मूला निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग देना ईडियोमेट्री, उसके नीचे लिखना इन ईडियोमेट्री रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ग्लास ट्यूब कॉल्ड ईडियोमीटर ट्यूब। है ना, एक ग्लास ट्यूब होता है, मान लो ये है ग्लास ट्यूब, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, ईडियोमीटर ट्यूब। इसके अंदर में हमारा रिएक्टेंट होता है जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखा जाता है। बाहर से ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, तो जो बाहर प्रेशर होगा वही अंदर मेंटेन रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं थर्मोस्टेट के सहारे चाहे कंडक्टिंग वॉल के सहारे। आगे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर चेंज, रिएक्टेंट का वॉल्यूम चाहे प्रोडक्ट का वॉल्यूम चाहे रिएक्शन के होने की वजह से जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो वॉल्यूम का चेंज आया वो तुम्हें दिया रहेगा, और उसके सहारे टू डिटरमाइन जनरली, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम्स, अननोन फार्मूला हम लोग कंपाउंड का निकालते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। अब देखो बच्चों, ये पहले भी कराए थे। मान लो आपका रिएक्शन है ए गैसियस जोड़ बी गैसियस बराबर सी गैसियस जोड़ डी गैसियस, और साथ में एक सॉलिड मान लो प्रोडक्ट है, और आपको दिया हुआ है इसका एक्स मोल दिया हुआ है। तो स्टोइकियोमेट्री से अगर इसका एक्स मोल दिया है तो ये कितना चाहिए होगा, तो बी बाई ए इंटू एक्स मोल चाहिए होगा। ये बनेगा कितना, तो सी बाई इंटू एक्स मोल, डी बाई ए इंटू एक्स मोल, और ये बनेगा ई बाई ए इंटू एक्स मोल बनेगा। स्टोइकियोमेट्री से किसी एक का मोल दिया रहे, रिएक्शन बैलेंस्ड हो, तो हम किसी का भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एन आर टी बाई पी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को आर टी बाई पी से मल्टीप्लाई करोगे, कर दो मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को निकालें तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा एक्स जो कि मोल है इंटू आर टी बाई पी, ये इसका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम बराबर, और इस वॉल्यूम को मान लिया हमने वी नॉट। अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आ जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आर टी बाई पी से, क्योंकि रिएक्शन को हम करा रहे हैं ईडियोमीटर ट्यूब में, और ईडियोमीटर ट्यूब का टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है सबके लिए, तो सब में टेम्परेचर प्रेशर सेम ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एक्स आर टी बाई पी को हमने वी नॉट लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए इंटू वी नॉट। ये इसका वॉल्यूम कितना आएगा, पी बराबर एन आर टी से, तो ये आएगा, और एक्स आर टी बाई पी का वैल्यू अगर पुट करोगे तो सी बाई ए इंटू वी नॉट। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, और इसका वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा डी बाई ए इंटू वी नॉट। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें हम पी बराबर एन आर टी नहीं लगा सकते, तो इसे हमने, है ना, ऐसे ही छोड़ दिया, वो नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से स्टोइकियोमेट्री के सहारे हम एक मोल के सहारे दूसरे का मोल निकालते थे, बिल्कुल वही लॉजिक वॉल्यूम में भी लग रहा है। जैसे एक्स मोल से बी का मोल चाहिए तो बी बाई ए इंटू एक्स, उसी प्रकार से अगर ए का वॉल्यूम वी नॉट है तो बी का वॉल्यूम हो जाएगा बी बाई ए इंटू वी नॉट। सी कितना बनेगा, तो सी बाई ए इंटू वी नॉट। डी कितना बनेगा, डी बाई ए इंटू वी नॉट। इस तरह से बनेगा। सॉलिड लिक्विड पे हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं ईडियोमेट्री ट्यूब में। थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में पहले भी दिया गया था, अभी हम इसी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नोट कर लेता पहले, एरो देकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो बच्चों। सबसे पहले तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये ऑलरेडी प्रूव भी किया गया था मोल कॉन्सेप्ट में। गैस जो है, सेम मोल किसी कंपाउंड का सॉलिड लिक्विड फेज में नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसी कंपाउंड का गैसियस फेज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर 1 मोल वाटर लेते हो तो लिक्विड फेज में उसका वॉल्यूम 18 ml होगा, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। लेकिन अगर उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करके एनटीपी पे मेजर करते हो तो वो 22,400 ml आता है। तो 22,400 की तुलना में 18 ml नेग्लिजिबल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये याद रखना पहले। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो कोई कंबसन रिएक्शन होता है, कंबसन रिएक्शन क्या होता है? तो कंबसन रिएक्शन का मतलब कंपाउंड को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड नहीं, एक्सेस। तो हम लिख सकते हैं इन ए कंबसन रिएक्शन, है ना, स्टार दे देना, एरो नहीं स्टार दे देना। इन ए कंबसन रिएक्शन, और इसमें बहुत सारा सब पॉइंट लिख रहे हैं। किसी कंबसन रिएक्शन में कार्बन एंड सल्फर, अगर किसी कंपाउंड में कंबसन रिएक्शन करा रहे हो, जिस कंपाउंड का कंबसन करा रहे हो, O2 के साथ जिस कंपाउंड को जला रहे हो, उसमें कार्बन चाहे सल्फर मौजूद है, कार्बन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में कार्बन और सल्फर जो होगा प्रेजेंट इन द कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू CO2 गैसियस एंड SO2 गैसियस। याद रखना, जब भी कंबसन होगा, कंबसन रिएक्शन अगर है तो कार्बन पक्के से CO2 में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेस में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अगर लिमिटेड रहेगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, लेकिन अगर कंबसन रिएक्शन में कार्बन हमेशा CO2 गैसियस में जाएगा, सल्फर हमेशा SO2 गैसियस में जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, H प्रेजेंट, हाइड्रोजन जो होता है, H present in the compound will convert into H2O। ठीक है, अब देखो H2O का फेज नहीं लिखे हैं, तो फेज डिपेंड करेगा सवाल पे, है ना। अगर गर्म कर रहा है, कंबसन हुआ है, टेम्परेचर हाई है, तो H2O वेपर फेज में आएगा। अगर H2O बना लेकिन उसको ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, तो अगर कूल करेगा तो H2O लिक्विड फेज में चला जाएगा, है ना। तो सवाल के बेसिस पे हम उसको जज करेंगे, वहाँ पे तुम लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो ऑलवेज H2O में जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और क्लोरीन है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड विल form N2 gaseous and Cl2 gaseous। ठीक है, ये O2 के साथ कंबाइन नहीं होगा। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन चाहे क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में N2 गैसियस और Cl2 गैसियस आएगा। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। अगला पॉइंट लिख रहे हैं, ये तो कंपाउंड में ये आइटम मौजूद है तब। अगर मान लो तुम नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन से, तो तुम बोलोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कराएंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, N2O चाहे NO चाहे NO2। तो ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और उतना हाई टेम्परेचर पे हमारा जो इडियोमेट्री ट्यूब है वो फट जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इडियोमेट्री ट्यूब में जब भी नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन को मिलाया हो तो दोनों आपस में रिएक्शन कभी नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर उतना हाई लिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, देखो N2 and O2 will not react in idiometer tube। क्यों? Because very high temperature is needed and at very high temperature tube might break, है ना। बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारा ट्यूब जो है वो फट सकता है, टूट सकता है। याद रखना, इडियोमेट्री ट्यूब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अब दिखाते हैं कि इडियोमेट्री में किस तरह सवाल पूछता है, कैसे हम इन सभी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है थोड़ा सवाल, 10 ml ऑफ एन अल्केन। अल्केन का नाम सुने हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन आता है। अगर नहीं जानते हो तो याद रखना, अल्केन जो होता है
वो इस तरह का कंपाउंड होता है। उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब इसका क्या होगा, n का वैल्यू इंटीजर है ना, तो n की जगह 1 रख दो तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ n रखने पे n का वैल्यू 1 अगर रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल हो गया CH4। 2 रखो, 3 रखो, ऐसी कुछ भी है, हमें नहीं पता कौन सा मॉलिक्यूल है, लेकिन अल्केन है। आगे बोलता है कि ये 30 ml CO2 देता है कंबसन कराने पे। तो व्हाट इज दी मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करो, हम अपनी मर्जी से अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 एज्यूम कर लिए। अब हम जब ये एज्यूम कर लिए तो इसके बेसिस पे जो भी सवाल में जानकारी दिया है उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले कंबसन का रिएक्शन लिखा जाए। सवाल बोल रहा है कंबसन कराया गया तो हम कंबसन कराएंगे। तो कंबसन कैसे कराते हैं, जिस कंपाउंड का कंबसन कराना है उसका हम O2 के साथ रिएक्शन लिखते हैं। O2 के साथ रिएक्शन लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो CO2 गैसियस, और साथ में क्या आएगा, तो और साथ में H2 आएगा, ठीक है। अब देखो, तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे, तो वैसे तो केवल CO2 से को बैलेंस करने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम पूरा ही बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना है, N है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे N से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2n+2 है, 2n+2, और यहाँ पहले से 2 है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें n+1 से, तो हाइड्रोजन देखो कितना आ गया, n+1 × 2, 2n+2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ भी 2n+2 है। अब RHS में ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन n × 2 यानी 2n, 2n में n+1 ऐड करोगे तो 3n+1 आएगा। तो यहाँ हमको चाहिए 3n+1, लेकिन 2 पहले से है, तो हम 3n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3n+1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार खुद से वीडियो पॉज करके बैलेंस करने का प्रयास करो और मिलाओ इसको कि बैलेंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। कैसे बैलेंस किया, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, लास्ट में ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह आया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके सारे इक्वेशन लेकर आओ। तो क्या दिया इन्फॉर्मेशन, 10 ml ऑफ अल्केन। ये जो अल्केन है ये दिया हुआ है 10 ml, ठीक है। और 10 ml अल्केन को जलाए तो तुमको मिला 30 ml CO2, 30 ml। ये CO2 30 ml आएगा, लेकिन अब हम 30 ml लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हम पहले इस 10 ml से निकालेंगे कितना आएगा। तो 10 ml से ये कितना आएगा, क्या सिखाया अभी तुरंत कि कोफिशिएंट से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम भी। CO2 का कोफिशिएंट n डिवाइडेड बाई, किसके सहारे निकाल रहे हो, अल्केन के सहारे, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड कर दिए, इनटू अल्केन का वॉल्यूम कितना 10 ml, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 10n ml। लेकिन सवाल कहता है कि CO2 आया 30 ml, यानी ये 10n 30 के बराबर होगा। तो इक्वेशन लिख दो, 10n बराबर 30, यहाँ से सॉल्व करोगे, n बराबर आ गया 3, n बराबर 3 आ गया, है ना। 3 का वैल्यू अल्केन के फॉर्मूले में पुट कर दो, C3, n की जगह 3, और H 2n+2 में n की जगह 3 पुट करो, 3 × 2 6, 6 + 2 आ जाएगा 8, C3H8। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। हमें इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं पता था, हमने एक्सपेरिमेंट के सहारे ये सारा वॉल्यूम निकाला और उसके सहारे इसका फॉर्मूला लेकर हम लोग आ गए C3H8, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियोमेट्री को हम लोग वर्क करते हैं, नोट कर लो। चलो बिल्कुल वैसा ही सवाल ये पढ़ा जाए। इसमें क्या रहा, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब मॉलिक्यूल में कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जनरल फॉर्मूला क्या माने हम, तो कार्बन को X मान लो, हाइड्रोजन को Y मान लो, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और इसको नीड्स 40 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। तो पहले तुमको कंबसन का रिएक्शन लिखना होगा। तो कंबसन का रिएक्शन लिखा जाए, CXHY प्लस O2 बराबर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में जाता है, ये जाता है CO2 गैसियस में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में जाता है बच्चों, तो ये जाता है H2O में, ठीक है। बैलेंस किया जाए तो देखो अभी हम बैलेंस कर रहे हैं, तुम इसको रट जाओगे क्योंकि बहुत बार ये काम आता है। CXHY का O2 से रिएक्शन का बैलेंसिंग तुम रट जाओगे। कार्बन कितना X, तो ये हो गया X, हाइड्रोजन Y, लेकिन यहाँ 2 पहले से है तो हम यहाँ पे लगाएंगे Y/2। ऑक्सीजन कितना हो गया 2x प्लस यहाँ पे y/2, 2x प्लस y/2। तो हमें यहाँ पे चाहिए 2x प्लस y/2, ध्यान से सुनना, 2x प्लस y/2, लेकिन 2 पहले से है
तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2x प्लस वाई बाई टू में 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बाई 4। एक बार खुद से ट्राई कर लो और 5-6 बार लिख के इसको रट जाओ। अभी सवाल में कोई दम नहीं रहा, बस सवाल से हमको जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके सारे इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो लिखा जाए। क्या जानकारी दिया? 10 ml। फिर से हाइड्रोकार्बन हमारा 10 ml है। ठीक है, लेकिन इस बार अल्केन नहीं, हाइड्रोकार्बन है। इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए बच्चों? 40 ml। तो हमको इसके सहारे ऑक्सीजन निकालना होगा। तो ऑक्सीजन कितना आएगा? ऑक्सीजन का कोफिशिएंट x प्लस वाई बाई 4 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 10 हो जाएगा। और ये बराबर कितने के? सवाल के अनुसार 40 के। जब ये जलता है एंड प्रोड्यूसेस 30 ml ऑफ CO2, फिर से 30 ml CO2 आया, तो 10 ml से CO2 कितना आएगा? x बाई 1 इंटू 10 आएगा और ये बराबर 30 के। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x बराबर आ गया 3। x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 4 बराबर, और ये 10 से 40 4 बार में कट गया, यहाँ से आ गया y बाई 4 बराबर 1, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y बराबर 4। तो x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 4। फॉर्मूला अगर लिखोगे तो आ जाएगा C3H4, है ना। ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अब 2 रिएक्शन लिख रहे हैं, दोनों रिएक्शन का बैलेंसिंग आप लोग याद रखना। अगर किसी कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसका जनरल फार्मूला CxHy मानना। उसका O2 से रिएक्शन कराओगे, CO2 का कोफिशिएंट x, H2O का कोफिशिएंट y बाई 2 और O2 का कोफिशिएंट कितना आया था? x प्लस वाई बाई 4। एकदम रट जाओ, इसको डिले नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आएगा तो। दूसरा, अगर कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, मान लो CxHyOZ, उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। इसका जब O2 से रिएक्शन कराओगे तो फिर से आएगा CO2 प्लस H2O। इसका ही बैलेंसिंग याद रखना। कार्बन x, फिर से x, हाइड्रोजन y, फिर से y बाई 2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो कितना आया? 2x प्लस वाई बाई 2 फिर से आया। लेकिन LHS में पूरा मिला के होना चाहिए 2x प्लस वाई बाई 2, लेकिन 2x प्लस वाई बाई 2 में यहाँ पे z तो है, तो रेस्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? देखो साइड में कर रहे हैं, हमें ये पूरे में कितना चाहिए? 2x प्लस वाई बाई 2, जिसमें से z यहाँ है। तो अगर z यहाँ पे है तो यहाँ कितना बचेगा? z कम बचेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमें O2 यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इतना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 पहले से है, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करके कोफिशिएंट डाल देंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? x प्लस वाई बाई 4 माइनस z बाई 2। कंफ्यूज मत करना, ये ऊपर में z है, नीचे 2 है। ये भी क्या है? ये भी 2 है। ठीक है, ये नोट नहीं करना, नीचे वाला है समझाने के लिए यूज़ किया है। और ये दोनों रिएक्शन का बैलेंसिंग ऑलवेज याद रखना। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, एक बढ़िया चीज बताते हैं। अभी ये सवाल तुम लोग देखें तो इस सवाल में क्या था? 10 ml ऑफ एन अल्केन गिव्स 30 ml ऑफ CO2, ये तुम कर लिए। लेकिन इडियोमेट्री में इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया जाता है। इस सवाल को देखो, सेम सवाल हम देखो इस तरीके से पूछ रहे हैं, यहां से ध्यान से समझना है ना। बोल रहा है कि 10 ml ऑफ एन अल्केन ऑन कंबसन, वही सेम 10 ml अल्केन गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया, बस यहीं तक बोला, प्रोडक्ट दिया। आगे कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ KOH इन द प्रोडक्ट मिक्सचर, जो प्रोडक्ट आया अगर उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 30 ml। वॉल्यूम जो है 30 ml से कम हो गया, वॉल्यूम जो है 30 ml से कम हो गया। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तुम बोलोगे सेम सवाल तो नहीं है, ये तो डिफरेंट है, इसमें KOH ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको एक जानकारी पता होना जरूरी है, जो कि हम लोग इडियोमेट्री में याद करते हैं। जो जानकारी अभी देंगे वो, और वैसा वैसा 2-4 जानकारी और है। ठीक है, KOH का टेंडेंसी होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का। तो अगर मान लो इस कमरे में तुम KOH को ऐड किए और ऐड करते ही पिस्टन नीचे आ गया कमरे में और वॉल्यूम 30 ml से घट गया, इसका मतलब कि KOH इस कमरे में से 30 ml वॉल्यूम, 30 ml गैस एब्जॉर्ब कर लिया, और KOH एब्जॉर्ब करता है CO2 को। इसका मतलब कि कमरे में CO2 मौजूद था, और कितना मौजूद था? तो 30 ml मौजूद था। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो जानकारी दिया वो सिंपली इसके इक्वल है। अगर KOH के ऐड करने से वॉल्यूम 30 ml से घट गया,
इसका मतलब कि प्रोडक्ट में 30 ml CO2 है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको बेवकूफ़ बनाएगा, बेवकूफ़ मत बनना। KOH ऐड किया यानी कि CO2 30 ml, जितना कॉन्ट्रैक्शन आया उतना CO2 होगा। ठीक है, तो सॉल्व तो इसको करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बस समझाने के लिए बोल रहे थे। इस सवाल को लिख लेना है ना, इसी सवाल के बाद, और बोलना नीचे में लिख देना कि दोनों का दोनों सवाल जो है वो सेम है, बोथ क्वेश्चंस आर सेम बिकॉज KOH, लास्ट में लिख देना KOH एब्जॉर्ब्स CO2 गैस। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्या और भी कंपाउंड है जो दूसरे गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका आंसर है कि बिल्कुल वैसा कंपाउंड है। ठीक है, तो उसको अभी हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लो और इसी सवाल के सोल्यूशन के नीचे और लिखना कि दोनों सवाल सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है, बेवकूफ बस बना रहा है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, लिखो तो बच्चों, देयर आर some compounds which absorb certain gases। ठीक है, कौन कौन सा कंपाउंड है वो और वो किसको एब्जॉर्ब करता है? तो सबसे पहले तो KOH ही है हमारा। KOH क्या? सॉलिड। या तुम ये बोल सकते हो कि हम KOH को ऐड किए तो CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो CO2 सॉलिड में चला गया, लेकिन है तो उसी कमरे में, तो 30 से क्यों घटा? थोड़ा बढ़ना भी तो चाहिए क्योंकि KOH ऐड भी हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट याद करो, हम बोले थे कि सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम गैस की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे ही वो सॉलिड में एब्जॉर्ब हुआ, वो सॉलिड का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली हम देख रहे हैं गैस कितना कम हो गया। तो KOH किसको एब्जॉर्ब करता है? तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, SO2 को एब्जॉर्ब करेगा और Cl2 को एब्जॉर्ब करेगा, तीनों को एब्जॉर्ब करता है KOH। तुम बोलोगे फिर हम कैसे कंक्लूड किए कि वहाँ पे CO2 था? क्योंकि वहाँ हाइड्रोकार्बन था, वहाँ पे अल्केन था। चाहे हाइड्रोकार्बन भी अगर होता तो प्रोडक्ट में SO2 तो आ ही नहीं सकता, Cl2 तो आ ही नहीं सकता है, तो जब भी आएगा तो कौन आएगा? केवल CO2 आएगा। ठीक है, हो गया है। याद रखना इसको, KOH किसको एब्जॉर्ब करता है? CO2 को भी, SO2 को भी, Cl2 को भी। ठीक है, अगर तीनों कमरे में रहा तो तीनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वॉल्यूम में जो कमी आएगा तीनों के वॉल्यूम के जोड़ के बराबर आएगा, उतना कमी आएगा। ठीक है, और देखो अल्केलाइन पैरोगेनॉल, जब भी आपको ये वर्ड दिखे अल्केलाइन पैरोगेनॉल, तो ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, उसमें जो भी ऑक्सीजन गैस मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब भी आपको दिखे टारपेंटाइन ऑयल, तो टारपेंटाइन ऑयल जो है वो ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करता है, और ये तीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। KOH किसको किसको? तो CO2, SO2 और Cl2 को एब्जॉर्ब करेगा। पैरोगेनॉल किसको? तो ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। टारपेंटाइन किसको? तो ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी है? तो हाँ, कुछ और भी है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमोनियकल CU2Cl2, चाहे CuCl भी बोल सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, और अगर आप वाटर लोगे, ठीक है, अगर आप वाटर लोगे तो पानी में बहुत सारा पोलर गैस घुल जाता है ना। कौन सा गैस? वाटर में घुल जाएगा, अमोनिया गैस, चाहे HCl गैस, ये सब पानी में डिजॉल्व कर जाता है। तो ये वाटर लिक्विड फेज में है। लेकिन अगला हम बोल रहे हैं, अगला अगर H2O वेपर को एब्जॉर्ब कराना है तो H2O वेपर किस में एब्जॉर्ब होगा? तो H2O वेपर को सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड चाहे कोई भी अनहाइड्रस कंपाउंड जिसमें नमी का मात्रा कम है ना, जो बिल्कुल ड्राई है, अनहाइड्रस कंपाउंड, ये कमरे में से, है ना, वाटर वेपर को चाहे H2O गैसियस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आगे सब सवाल में आएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ये नोट कर लो, और ये तीन तो पक्का याद रखना, अच्छे से याद रखना, कभी कभार ये सब भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो ये सवाल देखो बच्चों, बोल रहा है 100 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 ml। आगे बोल रहा है कि वाज रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम टू 40 ml,
2 बोल रहा है, बाई नहीं, बाई अगर बोलता तो 40 ml से घट गया, 240 ml बोल रहा है, इसका मतलब घटकर 40 ml हो गया। व्हेन ट्रीटेड विथ टारपेंटाइन, तो अभी बताए थे टारपेंटाइन किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन गैस को। तो अगर ओजोन गैस को एब्जॉर्ब किया तो कौन बच जाएगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा, और केवल ऑक्सीजन जो बचा उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 40 ml, क्योंकि रेड्यूस 2 लिखा हुआ है, घटकर 40 ml हो गया। तो जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो हट गया, ओजोन हट गया, तो बचा कौन, ऑक्सीजन। इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो था वो 40 ml था। तो अगर बच्चों ऑक्सीजन 40 ml था, 100 में 40 ml ऑक्सीजन था, तो ओजोन कितना होगा, 60 ml होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा इफ ओरिजिनल सैंपल वाज हीटेड, अगर हम ओरिजिनल सैंपल को गर्म करते हैं, अनटिल नो फर्दर चेंज इन वॉल्यूम अकर्ड, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वॉल्यूम में चेंज होना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखना, जब भी तुम गर्म करोगे ऑक्सीजन ओजोन के मिक्सचर को, तो ओजोन डिकम्पोज करता है। ओजोन जो है गर्म करने पे, ये गर्म करने का साइन हुआ डेल्टा, ट्रायंगल की तरह इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ओजोन को गर्म करोगे तो वो O2 में टूट जाता है ना, ब्रेक करके ऑक्सीजन बनाता है। बैलेंस करोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इनिशियली शुरू में ओजोन कितना था बच्चों, ओजोन था 60 ml, और शुरू में ऑक्सीजन कितना था, तो 40 ml। गर्म किए गर्म किए गर्म किए, कब तक गर्म किए, जब तक कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट खत्म ना हो गया। इसका मतलब कि ओजोन पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ये खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो ओजोन से ऑक्सीजन बनेगा कितना, तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना, 3 डिवाइडेड बाई ओजोन का कोफिशिएंट 2 इंटू कितना, 60। इतना बना, O2 इतना बना, लेकिन पहले से कितना था, पहले से 40 था, तो वो भी तो रहेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40 प्लस 2 से 60, 30 बार में 30 गुना 3 90, ये आ जाएगा 110 ml। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितने का आया। तो शुरू में वॉल्यूम कितना था इनिशियली, 60 और 40 कितना, 100 ml, और अब वॉल्यूम कितना है, ये खत्म हो गया और ये 110 ml, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 110, इनिशियल था 100, यानी कि वॉल्यूम 10 ml से बढ़ गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो ये सवाल ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी है। करा 7.5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दे दिया, लिख दिया जाए CXHY। ठीक है, वॉज एक्सप्लोडेड विथ 36 ml ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी दे दिया 36 ml। क्या बनेगा, तो CO2 गैसियस आएगा, यहाँ हमने X लगा दिया, और H2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो X प्लस Y/4, और H2O का हो जाएगा Y/2। आगे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5 ml। ठीक है, जब रिएक्शन हो गया, शुरू में कितना था ये 7.5 ml, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 ml। शुरू में ये दोनों कितना होगा, 0 0। कह रहा है कि जब रिएक्शन हो गया, द गैसेस ऑन कूलिंग, ठंडा किया, तो ठंडा करेगा तो H2 किस फेज में चला जाएगा, लिक्विड फेज में। तो गैसेज ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5 ml। रिएक्शन के बाद 28.5 ml वॉल्यूम है गैस का, उसमें कौन कौन सा गैस है हमको नहीं पता, सवाल आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। 28.5 ml, आगे बोल रहा है 15 ml ऑफ विच वाज एब्जॉर्ब बाय KOH। जो 28.5 ml वॉल्यूम है रिएक्शन के बाद, उसमें से 15 ml जो है वो KOH के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, 15 ml। इससे ये पता चला कि CO2 हमारा 15 ml होगा, तो CO2 पहले निकाल दिया जाए, CXHY खत्म हो गया 0, तो ये बनेगा कितना 7.5 इंटू X बाई 1 इंटू 7.5 इतना आया, और ये बराबर है 15 के। यहाँ से X निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा वॉल्यूम तो 28.5 ml आया था, जिसमें 15 ml KOH एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि साथ में कोई और गैस भी है। तो आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं, रेस्ट वाज एब्जॉर्ब इन ए सोल्यूशन ऑफ अल्केलाइन पैरोगेनोल। इसका मतलब ये हुआ कि 28.5 में 15 ml तो CO2 था, और जो बाकी है वो ऑक्सीजन है। इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन कितना है उसमें, तो ऑक्सीजन, पहले तो ये बताओ ऑक्सीजन उसमें क्यों है। शुरू में जो हम 36 ml ऑक्सीजन लिए थे, उसमें से पक्की सी बात है कि सारा ऑक्सीजन रिएक्शन में नहीं गया, कुछ ऑक्सीजन बच गया है। कितना बचा है ऑक्सीजन, तो अगर हम लिखें कि रिमेनिंग ऑक्सीजन आफ्टर द रिएक्शन
तो रिएक्शन के बाद गैस का वॉल्यूम कितना है 28.5 ml और उसमें 15 ml CO2 है, तो 15 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 13.5 ml हमारा ऑक्सीजन आ गया। तो ये ऑक्सीजन वो है जो रिएक्शन के बाद बचा हुआ है, ठीक है। कितना लिए थे, अब ध्यान से यहाँ समझना बच्चों, इसका हर स्टेप खतरनाक है। कितना ऑक्सीजन लिए थे 36 ml, उसमें से कितना बच गया, तो बचा कितना 13.5 ml, तो बाकी कहाँ गया, तो तुम बोलोगे बाकी यहाँ रिएक्शन में चला गया। तो कितना रिएक्शन किया होगा, ऑक्सीजन रिएक्टेड बराबर, तो शुरू में कितना लिए थे 36 ml, उसमें से बचा कितना 13.5, निकाल लो कितना आएगा 5, 2 और ये हो गया 12.5 ml, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्शन में कितना गया, कितना रिएक्शन कर गया, तो हमारा आंसर है 12.5 ml, ठीक है। तो एक काम करो 7.5 ml से ऑक्सीजन निकाल लो, रिएक्टेड ऑक्सीजन, रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना कोफिशिएंट आया x प्लस y/4 डिवाइडेड बाई 1 होगा इंटू 7.5, और ये बराबर किसके होगा 36 ml के, तो नहीं, क्योंकि सारा 36 ml रिएक्शन में गया ही नहीं है, जितने से रिएक्शन करेगा उसी को ना हमने निकाला है। तो रिएक्शन कितने से किया है 12.5 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 12.5, उसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना था 2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 12.5 में 7.5 से डिवाइड करोगे, दोनों 25 से कटेगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो y/4 बराबर 5/3 माइनस 5/3 माइनस 2, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 22.5 आएगा, ये गड़बड़ हो गया है 22.5, यहाँ पे लिख देना 22.5, ठीक है। तो यहाँ से मिटा देते हैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 225/75, ये हो जाएगा 3, और ये 25 से ये हो जाएगा 9, यानी कि ये 3 आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, सही कर लेना, वहाँ 12.5 गलती से लिख दिए थे, 22.5 होगा। तो यहाँ से y/4 आ गया 1 के बराबर, और यहाँ से y आ गया 4 के बराबर, ठीक है। तो x आया था 2, y आ गया 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, ठीक है। हो गया बच्चों, एक बार पॉज करके खुद से कर लो, ये सवाल बढ़िया सवाल है। चलो ये सवाल देखा जाए बच्चों, इसमें करा 60 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले तो याद करो नाइट्रस और नाइट्रिक होता क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को बोलते हैं। अलग से लिख देना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को, है ना, नाम याद रखना। इसी सवाल के सहारे हम नॉर्मली ये रटवा देते हैं, हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये इस बार मिक्सचर दे दिया, तो मिक्सचर दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टोकियोमेट्री में मिक्सचर का जैसे सवाल करते थे वही काम करेंगे, बस वहाँ मोल होता था, यहाँ वॉल्यूम होगा। वॉज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, करा दो रिएक्शन N2O प्लस हाइड्रोजन, और क्या करोगे NO प्लस हाइड्रोजन। तो बोल रहा है कि 38 ml नाइट्रोजन बना, तो नाइट्रोजन पहले लिख लिया हमने। अब तुम चाहो तो पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तुम नाइट्रोजन पे ही बैलेंस करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि POS में बताए थे, लेकिन चाहो तो पूरा भी लिख लो क्योंकि आसान है। तो नाइट्रोजन बना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके साथ में H2O बना लेगा, इसमें बन जाएगा H2O। ऊपर वाला तो बैलेंस्ड है, नीचे वाले को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ठीक है। अब देखो ये कितना दिया हुआ है 60 ml, इसे हमने मान लिया x ml, इसे हमने मान लिया y ml। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर 60। अब इसके सारे नाइट्रोजन निकालो, तो अगर ये x ml है तो नाइट्रोजन भी x ml, अगर ये y ml है तो ये हो जाएगा y/2 ml। तो टोटल नाइट्रोजन हो गया x प्लस y/2, और ये बराबर कितने के हैं 38 के। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2, 1 में से 2 को माइनस कर लो, तो x से x कट गया, आ गया y/2 बराबर, यहाँ से माइनस करोगे तो आ जाएगा 22, यानी y बराबर आ गया 44। y अगर 44 हो गया तो x हो जाएगा 60 माइनस 44, यानी 6 हो गया, 1 हो गया 16 ml। कहने का मतलब हमारा N2O हो गया 16 ml और NO हो गया कितना 44 ml, ठीक है, नोट कर लो। ये सवाल देखो बच्चों,
ये सवाल मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसा सवाल नीट में पूछता है। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं। करा 1 लीटर मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का। द मिक्सचर इज पास थ्रू रेड हॉट चारकोल। तो ये कार्बन ही होता है, कार्बन का ही दूसरा नाम है रेड हॉट चारकोल। तो जब भी तुम रेड हॉट चारकोल से पास कराओगे ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्शन नहीं करता, याद रखना CO2 करता है। तो CO2 गैस का रिएक्शन कार्बन सॉलिड यानी रेड हॉट चारकोल से कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बन जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बस खत्म हो गया। CO2 शुरू में कितना था, 1 लीटर मिक्सचर था, CO है हमारे पास और कौन है CO2। एक काम करो, इसको मान लो x ml, इसको मान लो y ml। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहीं से आ गया, x + y बराबर हो जाएगा 1 लीटर, एक इक्वेशन हो गया। अब देखो CO2 कितना है बच्चों, y ml, लिख दो यहाँ पे y ml। शुरू में कार्बन सॉलिड कुछ होगा, लेकिन सॉलिड है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। CO कितना है, CO है y ml, सॉरी CO है x ml, है ना, CO x ml है, CO2 y ml। कुछ देर के बाद CO2 खत्म होकर 0 हो गया, चारकोल भी खत्म हो जाएगा, चाहे नहीं भी खत्म होगा तो सॉलिड है, वो तो नेगलेक्ट ही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो तो इसका कोफिशिएंट कितना 2, तो आप क्या लिखोगे 2 इसका कोफिशिएंट 1 इंटू कितना y। लेकिन इतना तो बना ना, और पहले से था x, तो इसमें x ऐड कर दो, तो ये हो गया x + 2y ml। ठीक है, सवाल कहता है कि रिएक्शन की वजह से वॉल्यूम बिकम्स 1.6 लीटर। तो अब वॉल्यूम क्या होगा, CO2 तो खत्म हो चुका, लेकिन CO है x + 2y, तो x + 2y जो होगा 1.6 लीटर के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को अगर माइनस करोगे, x कट गया, 2y में से y गया, तो y बराबर 0.6 लीटर। तो x कितना होगा, शुरू में कितना था 1 लीटर, तो ये हो गया 0.4 लीटर। कह रहा है व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो आ गया y किसको माने थे, CO2 को, तो ये हमारा CO2 हो गया, x हमारा CO हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो एक और सवाल देखते हैं बच्चों मिक्सचर का। करा मिक्सचर ऑफ CH4 एंड CO, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, रिक्वायर्स 1.7 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जो भी इन दोनों का वॉल्यूम है उसका 1.7 गुना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए उसको। तो रिएक्शन पहले लिखो, CH4 का O2 से रिएक्शन कराओगे तो आ जाएगा CO2 + H2, हाइड्रोजन 4 है, 2 कर दिया हमने, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2 2 4, यहाँ 2 हो जाएगा। इसे हमने मान लिया x ml, तो अगर ये x ml है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2x ml। ठीक है, आगे बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2। अगर इसे हम y ml मान लें तो ये हो जाएगा y/2 ml। ठीक है, अब सवाल कर रहा है कि जितना वॉल्यूम इनका था उसका 1.7 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो ओरिजिनली वॉल्यूम कितना था बच्चों, x + y, और O2 कितना चाहिए, सॉरी उसका 1.7 टाइम्स O2 चाहिए, तो O2 कितना चाहिए 2x + y/2। सवाल कर रहा है कि इस वॉल्यूम का 1.7 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो अगर हम इसमें 1.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा, ये इक्वल का साइन है, बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से कर रहा है कि रेशियो बताइए इनके वॉल्यूम का, तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 1.7x उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2x - 1.7x, और y/2 को लेफ्ट साइड में लाओ, तो 1.7y माइनस, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.5y, तो ये हो गया 1.2y और ये हो गया 0.3x। ठीक है, तो यहाँ से x/y अगर निकालोगे तो आ जाएगा 1.2 / 0.3 यानी 4/1। ठीक है, कहने का मतलब CH4 से CO के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 4:1। खत्म हो गया, नोट कर लो। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें और भी बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हाई लेवल का। ठीक है, अच्छे से करके रखना, आज जो भी पढ़ाए हैं वो तुमको अगले क्लास में याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।